नमस्ते। आज हम आलोचना इस संकल्पना को लेकर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हम आलोचना का सामान्य परिचय, आलोचकों के कर्तव्य और विविध विद्वानों द्वारा दी गई आलोचना की परिभाषा को देख चुके हैं। आज हम आलोचना के स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे। आलोचना, समालोचना या अंग्रेजी का लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसी वस्तु या विषय के लक्ष्य को ध्यान में रखकर उसके गुण दोषों या उपयुक्तता का विवेचन करने वाली साहित्यिक विधा है। आलोचना को ध्यान में रखते हुए आलोचक कवि या रचनाकार के प्रति या फिर रचनाकार द्वारा लिखित कृति के प्रति और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है। मात्र इसके साथ आलोचना के स्वरूप को समझना भी आवश्यक हो जाता है। आलोचना के अर्वाचीन और वर्तमान स्वरूप में काफी अंतर आ चुका है। आधुनिक युग में साहित्य की एक विशिष्ट विधा के रूप में आलोचना के विकास को पाश्चात्य प्रभाव के अधीन ही देखा जा रहा है। 21वीं सदी में जहां जीवन की नई चुनौतियों ने, भावबोध ने रचनाओं के स्वरूप को व्यापकत्व दिया है, उसके साथ ही आलोचना का स्वरूप भी व्यापक हो रहा है। आलोचना का क्षेत्र जिस तरह से विस्तारित होता जा रहा है, वैसे वैसे आलोचना संबंधी धारणाओं की भ्रांति भी व्यापक हो रही है। कुछ लोग केवल रचनात्मक साहित्य से जुड़ी हुई आलोचना को स्वीकारने के पक्ष में हैं, तो कुछ साहित्य के अलावा अन्य समस्त काव्य से संबंधित विधा को आलोचना की परिधि में लेते हैं। मात्र यह सब वास्तव में आलोचना नहीं है। इस प्रकार साहित्य में साहित्यानुसंधान, काव्य का इतिहास और काव्य के सिद्धांत भी शामिल हो जाते हैं। इन्हीं तीनों के आधार पर आलोचना के स्वरूप को परखा जा सकता है। अनुसंधान और आलोचना। अनुसंधान या रिसर्च का प्रमुख कार्य अज्ञात तथ्यों की खोज करना या ज्ञात तथ्यों की पुनः नवीन व्याख्या करना है। रिसर्च इस संकल्पना के अनुसार पुनः शोध वह तथ्य या विषय जिसके बारे में कोई व्याख्या या भाष्य हो चुका है, उसे ही जब नवीन दृष्टिकोण से पुनः व्याख्यायित किया जाता है तो अनुसंधान की कोटि में उसे रखा जाता है। अर्थात अनुसंधान नवीनता का आग्रही है। यह नवीनता विषय, तथ्य, विचार में हो सकती है या फिर दृष्टिकोण में या फिर उस विषय के प्रस्तुतिकरण में। जब तक तथ्य या दृष्टिकोण संबंधी नवीनता न हो, तब तक हम उसे अनुसंधान की कोटि में नहीं रख सकते। किंतु आलोचना का कार्य निर्धारित मापदंडों के आधार पर कृति की विशेषताएं बताना या उस रचना का मूल्यांकन करना है। अतः समस्त अनुसंधान को हम आलोचना नहीं कह सकते हैं, न समस्त आलोचनात्मक कृतियों को अनुसंधान। कोई आलोचना अनुसंधान तभी कहलाएगी जब उसमें नवीनता या किसी अज्ञात दृष्टिकोण को रखा जाएगा। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न सहजता से उठता है कि क्या आलोचना में प्रकट कृति के मूल्यांकन के अलावा नवीन बातें कही जाए? तो उत्तर है हाँ, आलोचना में नवीन बातें कही जा सकती हैं। किंतु ऐसे विधान में हम कोई निश्चित सिद्धांत नहीं पाते जिस पर अनुसंधान में काम होता है। अतः कह सकते हैं कि आलोचना अनुसंधान से अलग एक निश्चित धारणा पर चलती है। जीवन के जिस रूप और स्तर को समझकर साहित्यकार उसे साहित्य में रखता है, आलोचक को साहित्यकार की उसी पकड़ को पकड़ना होता है। साहित्यिक इतिहास और आलोचना। इतिहास का काम अतीत की या फिर प्राचीन विगत की घटनाओं को प्रस्तुत करना है। ग्रीस के लोगों द्वारा प्रयुक्त हिस्ट्री शब्द जिस बुनना अर्थ के पर्याय में चल रहा था, उस संदर्भ में ज्ञात घटनाओं को व्यवस्थित ढंग से बुनकर ऐसा चित्र उपस्थित करने की कोशिश करना ही इतिहास है कि जो सार्थक हो, सुसंबद्ध हो। मानव की सर्वोच्च चेतना के रूप में हम साहित्य को स्वीकारते हैं। मनुष्य की रचना धर्मियता, उसके अनुभव और चेतना का विकास क्रमशः होता गया है। उसकी सृजन शक्ति, संस्कृति विकास को समझने का बेहतर माध्यम उसके ही द्वारा लिखे गए साहित्य को इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा।
साहित्य का इतिहास साहित्य के उद्भव से लेकर उसकी परंपराओं से आगे बढ़ता हुआ उसके विकास की गति स्थिति को समझाता है। साहित्यिक इतिहास विशिष्ट कालक्रम में लेखक और उसकी कृतियों का व्यवस्थित व स्थूल परिचय देता है, तो आलोचना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए लेखक की कृतियों, उन कृतियों की व्याख्या, कृति का मूल्यांकन, मूल्यांकन का भी विवेचन और कृति की विशेषताओं का स्पष्टीकरण करता है। ऐतिहासिक पक्ष से जुड़कर आने वाली आलोचना किसी कृति का मूल्यांकन उसकी ऐतिहासिकता के आधार पर करता है। मात्र यह मूल्यांकन करते समय ऐतिहासिक आलोचना इतिहास की पृष्ठभूमि को ग्रहण करता है, संपूर्ण इतिहास को नहीं, क्योंकि इतिहास तो अपने आप में शाश्वत या कोई स्थिर विषय या परिधि नहीं है। तथ्यों के नवनवीन अनुसंधान के अनुसार इतिहास अपनी मान्यताओं में परिवर्तन संशोधन करता रहता है। अतः साहित्य के इतिहास को भी हम संपूर्ण रूप से आलोचना नहीं कह सकते, न किसी साहित्यिक कृति की आलोचना को हम साहित्यिक इतिहास कह सकते हैं। काव्य शास्त्र और आलोचना। कुछ विद्वान काव्य शास्त्र को आलोचना का प्रकार मानते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो काव्य शास्त्र और आलोचना में काफी अंतर है। आलोचना तार्किक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक आधार पर काव्य शास्त्र से टकराती है। आलोचना आधुनिकता पर खड़ी है, तो काव्य शास्त्र मध्यकालीन बोध के आधार पर खड़ा है। आलोचना सामाजिक विषय से जुड़ी है, तो काव्य शास्त्र साहित्यिक विमर्श से जुड़ा है। आलोचना का काम साहित्यिक कृति का विश्लेषण करना, उन कृतियों का विश्लेषण परक व्याख्या देना आदि है, तो काव्य शास्त्र रचना कर्मों से जुड़े हुए सिद्धांतों का निर्धारण करता है। काव्य शास्त्र काव्य में व्याप्त काव्य के स्वभाव, काव्य के सौंदर्य, काव्य निर्मिति की प्रक्रिया, उसके प्रभाव से संबंधित नियमों, सिद्धांतों का विश्लेषण करता है, तो आलोचना इन्हीं सिद्धांतों, नियमों का मानदंड के रूप में स्वीकार करती है। आलोचना अपने लिए सिर्फ नियम सिद्धांतों को नहीं खोजती, बल्कि कृतियों का मूल्यांकन भी करती है। जहां काव्य के नियम, सिद्धांत, वर्गीकरण का विचार होता है, वहां काव्य शास्त्र है। तो जहां कृतिकार का और कृति का मूल्यांकन हो, वहां आलोचना है। निष्कर्षतः इन तीनों मुद्दों के आधार पर हम आलोचना के स्वरूप को समझने की कोशिश तो कर सकते हैं, पर हमें यह स्वीकारना होगा कि शिल्प और संवेदना के बदलते और निरंतर जटिल होते हुए स्तर से आलोचना का स्वरूप भी जटिल होता जा रहा है। आज हमारे सामने आलोचना के स्वरूप पर चर्चा करने के लिए अनुसंधान, साहित्यिक इतिहास और काव्य शास्त्र ये तीन मुद्दे हैं। आने वाले समय में संभवतः आलोचना के व्यापकता को देखते हुए और अन्य कुछ विषयों के साथ जुड़कर आलोचना के स्वरूप का निर्धारण हो सकता है। धन्यवाद।